हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्विज नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए क्विज नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन अलायंस। यानी इस गावी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, गावी अलायंस हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस एट डब्ल्यूएचओ, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षक की तरह, ऑब्जर्वर की तरह स्टेटस है गावी का। दूसरा स्टेटमेंट है, गावी अलायंस इज a public-private health partnership which aims at increasing access to immunization in poor countries। यानी कि गावी एक अलायंस है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, जो इम्यूनाइजेशन की पहुंच, टीकाकरण की पहुंच पुअर कंट्रीज तक करना चाहता है। तीसरा स्टेटमेंट है, द गावी अलायंस इंक्लूड डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। यानी इस गावी अलायंस में डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा या तीनों स्टेटमेंट सही हैं? जल्दी आंसर करें। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि डी आंसर इसका सही है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि गावी जो है एक अलायंस है, वैक्सीन अलायंस है, जिसको पब्लिक और प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप के साथ बनाया गया है। और ये इम्यूनाइजेशन की पहुंच जो है वो पुअर कंट्रीज तक, गरीब देशों तक पहुंचाना चाहता है। और इसमें जो है वो डब्ल्यूएचओ का जो रोल है वो स्टैंडर्ड, वैक्सीन का स्टैंडर्ड सेट करना। यूनिसेफ का जो काम है वो इसका प्रोक्योरमेंट, यानी कि इसके सारे इंतजाम करना है। और वर्ल्ड बैंक का इसका काम है, वर्ल्ड बैंक का जो इसके लिए फंड इकट्ठा करता है सिविल सोसाइटी से और अदर कंट्रीज से। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी $2 बिलियन का एक प्रोक्योरमेंट फंड इकट्ठा किया गया है पुअर कंट्रीज के लिए, और इसकी जो मीटिंग की गई है वो यूके में की गई है, और इंडिया भी इस मीटिंग में शामिल रहा है। और इंडिया ने भी $15 मिलियन गावी में देने का फैसला किया है। और इससे पहले ये एक्चुअली कोविड के लिए किया गया है, कोरोना के लिए किया गया है। इससे पहले ये गावी जो है वो, गावी का जो फंड है उसका उपयोग जो है वो न्यूमोकॉकल और इबोला वैक्सीन के लिए किया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग साइंस इन इंडिया। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1935 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। चंद्रिमा शाहा has got the distinction of becoming the first women president of this organization। चंद्रिमा शाहा को पहला इसका विमेन प्रेसिडेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट पहले सही है, सिर्फ दूसरे सही हैं, या दोनों सही है, या कोई भी नहीं सही है? जल्दी आंसर करें। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट सही हैं। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंसा जो है वो 1935 में, जनवरी 1935 में इसको एस्टैब्लिश किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। और अभी ये हाल में चर्चा में इस वजह से रहा है क्योंकि डॉक्टर चंद्रिमा शाहा एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में। उनको वो फर्स्ट वुमेन इंसा की बनने जा रही हैं, और इनका जो प्रेसिडेंटशिप है वो 2020 से 2022 तक रहेगा। अभी करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो अजय कुमार सूद हैं। तीसरा क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया सप्लाइड अबाउट 25 टन्स ऑफ मैलाथियन टू ईरान। अभी हाल ही में इंडिया ने ईरान को 25 टन मैलाथियन सप्लाई किया है। ये क्यों किया गया? इसका कारण क्या था? कंट्रोल द लोकस मिनेस, यानी कि जो अभी टिड्डियों का दल ने हमला किया था उसको कंट्रोल करने के लिए। ट्रीट द कोविड-19 केसेस को ट्रीट करने के लिए। मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। नन ऑफ द अबव। जल्दी आंसर करें। इसका आंसर है कंट्रोल द लोकस मेनस, यानी कि
अभी टिड्डियों के दल ने हमला जो कर दिया था पूरे कह सकते हैं कि पूरे एशिया में, ईरान में और मिडिल ईस्ट में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैलाथियन की सप्लाई की, और सप्लाई करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, HIL लिमिटेड, उसने इस मैलाथियन की सप्लाई ईरान को की। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज फेडोर, क्या है ये? फेडोर क्या है? एक सैटेलाइट, एक उपग्रह है, एक स्पेस क्राफ्ट है यानी अंतरिक्ष यान है, एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है यानी मानव जैसा रोबोट है, या एक टेलीस्कोप है? जल्दी आंसर करें। तो इसका आंसर है ह्यूमैनॉइड रोबोट, एक मानव जैसा रोबोट है जिसका नाम फेडोर रखा गया है। ये रशिया का रोबोट है जिसे अनमैन्ड रॉकेट के साथ यानी मानव रहित यान के साथ भेजा गया है, और ये 10 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेगा और वहां के अंतरिक्ष यात्रियों को असिस्ट करेगा, उनकी मदद करेगा। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इसका फेडर नाम क्यों रखा गया? इसका फुल फॉर्म है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च, और ये फर्स्ट एवर रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे रशिया ने अभी अंतरिक्ष में भेजा है। पांचवा क्वेश्चन, रिसेंटली नासा डिसाइडेड टू नेम इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फीमेल इंजीनियर? यानी पहली फीमेल इंजीनियर जो कि अश्वेत थी यानी कि ब्लैक थी, उनके नाम से नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखने को सोचा है, नाम रखा है। क्या नाम है उस महिला का? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन, डोरोथी वॉन, मैरी जैक्सन और कैरोलिन लुइस, कौन है? इसका आंसर है मैरी जैक्सन। मैरी जैक्सन पहली ब्लैक फीमेल है इंजीनियर थी नासा की, जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आने के द्वार खोल दिए थे। तो नासा ने इन्हीं के नाम पर अपना वॉशिंगटन डीसी का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसका नाम रखने की योजना बनाई है, उसका नाम रखा है। और इस जैक्सन जो है वो 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। 2019 में उनको मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया। छठा क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने पढ़ा होगा इसे फिजिक्स में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पर यूज होता है? ये थोड़ा जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इंडक्शन कुकिंग, कहां पर इसका यूज किया जाता है? पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, पहले तीसरे में, या सभी में? इस प्रिंसिपल का यूज तीनों में किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इंडक्शन कुकिंग में किया जाता है। इसकी खोज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी खोज 1831 में ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने की थी, और इसका बहुत जगह पे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर्स, जनरेटर्स, इंडक्शन कुकिंग, सभी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉलिसी इन दोनों इंस्टीट्यूशन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, और इट इज द सेकेंड सच पॉलिसी आफ्टर फर्स्ट केम इन 2004। 2004 के बाद ये दूसरी पॉलिसी है जो अभी बनी है। जल्दी से आंसर करें। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, कोई नहीं सही है। इसका आंसर होगा पहला स्टेटमेंट इसका सही है, और दूसरा इसका स्टेटमेंट गलत है। गलत इस वजह से है क्योंकि ऐसी पॉलिसी समय समय पर बनती रहती हैं। लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 में बनी थी, और अभी ये 2020 में इस तरीके की नई पॉलिसी आई है।
8वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट रिकवरी ट्रायल। अभी कोविड 19 के लिए बहुत सारे रिकवरी ट्रायल, बहुत सारी दवाओं के ट्रायल चल रहे हैं, तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज अ लार्ज randomized controlled trial in the USA to test 8 drugs for COVID-19। ये जो रिकवरी ट्रायल जिसे नाम दिया गया है, ये यूएसए में 8 दवाओं के लिए चल रहा ट्रायल है कोविड 19 के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रेल has found that there is immense clinical benefit from use of hydroxychloroquine in hospitalized patient with COVID-19। यानी जो COVID-19 से पीड़ित हॉस्पिटलाइज मरीज हैं उनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा गया इस रिकवरी ट्रायल, इस ड्रग के ट्रायल में, इस ड्रग को यूज करके। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है? तो इसका आंसर है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो ये लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया है, ये यूएसए में नहीं यूके में किया गया है, और ये 8 ड्रग्स पे नहीं बल्कि 5 दवाओं पे किया गया है। इसे याद रखिए, इसे लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। रिकवरी ट्रायल जो है वो एक टेस्टिंग है 5 दवाओं की। पहली दवा है लोपिनवेर रिटोनवेर, जो कि HIV में यूज की जाती है। दूसरी दवा है लो डोज डेक्सामेथासोन, एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन है। तीसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यूज इन ट्रीट मलेरिया, लूपस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है। चौथी दवा जो इसमें है एजिथ्रोमाइसिन, एक कॉमनली यूज एंटीबायोटिक। और 5वीं दवा है टोकेलिजुमैब एट एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट गिवन बाय इंजेक्शन, एक एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है। तो इसमें ये पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं देखा गया है, या ना ये मॉर्टेलिटी को यानी मृत्यु दर कम करता है, और ना कोई भी ऐसे एक्सट्रीम बेनिफिट देखे गए हैं जिसको बहुत मेंशन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज इज सिचुएटेड इन। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र, माउंट आबू राजस्थान, ऊटी तमिलनाडु, नैनीताल उत्तराखंड। इसका आंसर है नैनीताल उत्तराखंड में। अभी हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है एरीज के साथ। ये इंस्टीट्यूट मनोरा पीक पर सिचुएटेड है जो नैनीताल से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। 10वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट क्रिप्टोजैकिंग। क्रिप्टोजैकिंग को सुना होगा, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। इट इज द यूज ऑफ मालवेयर टू स्टील विक्टिम्स डेटा, यानी कि एक मालवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर में किसी के डेटा को चुराने का काम करता है। इन दिस, दूसरा स्टेटमेंट है, इन दिस रिसोर्स ऑफ CPU आर आल्सो ड्रेन्ड आउट विच अल्टीमेटली स्लोज डाउन द सिस्टम। यानी इसमें डेटा के साथ ही साथ ये CPU को कमजोर कर देता है, CPU को स्लो कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे सिस्टम खराब हो जाता है, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट खराब हो जाती है, कंप्यूटर डैमेज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है सिर्फ दूसरा इसका स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। याद रखिए, ये जो क्रिप्टो जैकिंग होती है ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए यूज की जाती है। जो क्रिप्टो करेंसी की जब माइनिंग की जाती है तो बहुत बड़े, बहुत ही हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर की जरूरत होती है, लेकिन जो हैकर्स होते हैं उनके पास जब इस तरीके के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी के कंप्यूटर्स में मालवेयर्स डाल देते हैं, और जब ये मालवेयर डाल देते हैं तो वो कंप्यूटर हैक हो जाता है, लेकिन उसके पर्सनल डाटा यानी विक्टिम का पर्सनल डाटा इसमें यूज नहीं होता है, पर्सनल डेटा को चुराया नहीं जाता, बल्कि बस उस कंप्यूटर को एक माइनिंग बोटनेट की तरह यूज किया जाता है। यानी मेरे पास एक कंप्यूटर मौजूद है और मैं 3-4 कंप्यूटर में मैं ये मालवेयर डाल सकता हूं, और मालवेयर डालकर उनके कंप्यूटर को माइनिंग के लिए यूज करूंगा मैं,
ठीक है, एक माइनिंग बोटनट्स की तरीके से यूज करूंगा, लेकिन उस जिसके कंप्यूटर को मैं यूज करूंगा उसके डेटा को मैं चुराऊंगा नहीं। तो इसे बोला जाता है क्रिप्टो जैकिंग। तो इससे क्या होता है कि जिसके कंप्यूटर को हम यूज करेंगे उसके सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा उसका यूज करने की वजह से वो कंप्यूटर, वो सीपीयू डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों के काफी क्वेश्चन इसमें सही हुए होंगे। फिर वही 5 एवरेज है, एवरेज है। अगर आप 7 के करीब क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप गुड में हैं, और अगर 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप एक्सीलेंट की पोजीशन पे हैं। आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखिए और इस क्विज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।